बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। मैंने चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करवा दिया था। तो वो सारी वीडियोस है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रसायनोवर्तन तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन्स, है ना। पादप में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे मनुष्य में, पुरुष में अलग हार्मोन पाया जाता है, मादा में अलग हार्मोन पाया जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी लैंगिक हार्मोन के नियंत्रण में ही होता है। तो उसी प्रकार पादप में भी हार्मोन होते हैं। जब फल लगते हैं तो वो हरे कलर के होते हैं और वो पक जाते हैं तो पीले कलर के हो जाते हैं। कुछ फल लाल कलर के हो जाते हैं, कुछ फल काले कलर के हो जाते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? तो उनमें एक हार्मोन प्रेजेंट होता है। इसके कारण जब फल पक जाता है तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन से कार्य संपन्न करता है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होता है हार्मोन्स के प्रकार। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एक्सबीसिक अम्ल और इथाइलिन। ठीक, इथाइलिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इथाइलिन एक कॉमन है जिसे हम किसी फल को पकाने का कार्य करते हैं। जैसे फल पकाना हो तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? इथाइलिन का यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट है ऑक्सिन, है ना। तो ये क्या कार्य करता है? कोशिकाओं में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, फलों एवं पत्तियों को असमय गिरने से रोकना। ये क्या करता है? जिससे फल और पत्तियां होती है, जो फल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आते ही पक जाते हैं। उनकी प्रोसेस भी कायिक अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है ना। तो फिर ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? उनको रोके रखता है। जब तक उनका समय गिरने का नहीं आए वो उनको गिरने नहीं देते हैं। पत्तियों को भी देखा होगा आपने कि जो नई पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती है, फिर उनका वो जो पार्ट होता है ना वो खुरदरा हो जाता है। उसके बाद झड़ना, एक ऋतु में झड़ना स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि ऋतु आने से पहले ही झड़ना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, जो पादप में उपस्थित होता है। एक टाइम पे, जिस टाइम पे फल का गिरना होता है उसी टाइम पे फल को गिरने देता है, और जिस टाइम पे पत्तियों का झड़ना होता है उसी टाइम पे पत्तियों को झड़ने देता है। आदिकन देखो, गिरने से रोकता है, कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण कर आदि का कार्य करता है। खरपतवार क्या होती है? जब हम फसल बोते हैं तो उसके साथ जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं जिनका हमारे से कोई मतलब नहीं है, मतलब हम उनको फसल के साथ नहीं बोते, वो फसल के साथ खुद ही उगाते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं, हम उन्हें खरपतवार बोलते हैं। ठीक है। कायिक प्रजनन समझ में आया? कायिक प्रजनन क्या होता है? ऐसा प्रजनन जिसमें पौधा स्वयं विभाजित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। जैसे बायोफिल्म हो गया। बायोफिल्म होता है पत्थर चट्टा, वो उसकी पत्ती एक लीफ से अनेक पौधों का जन्म कर लेता है। इसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं, है ना। अब आता है दूसरा जिब्रेलिन्स। तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों के खिलने में सहायता करना, कुछ पौधों में अनिश्चित फलन उत्पन्न करना आदि कार्य है। तो इसका क्या क्या कार्य है? एक तो तने की लंबाई में वृद्धि करता, बीज के अंकुरण, जब बीज उगता है तो उसकी वृद्धि करता है, फूलों को खिलने में सहायता करता है, कुछ अनिषेक फलन किसे कहते हैं? देखो, निषेचित फल तो समझ में आया, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयन करते हैं तो जो फल का निर्माण होता है हम उसको निषेक फल बोलते हैं। अनिषेक फल में क्या होता है? मादा अकेली ही अपने समान सततीय फल का निर्माण करते, बिना निषेचन के जो फल बनता है उसे हम अनिषेक फल कहते हैं। बिना निषेचन के जो फल उत्पन्न होता है हम उनसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है। अब आता है साइटोकाइनिन्स।
कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब पौधे में ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि रुक जाती है, पौधा लगातार वृद्धि करता रहता है, लगातार वृद्धि करता है। हाँ, पार्श्व अवस्था या तने की लंबाई एक फिक्स होती, लेकिन पत्तियों, उनकी छोटी छोटी टहनियों, उनकी लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जीर्णता को नष्ट करता है। जीर्णता मतलब जैसे कोई फल लगा, उसमें कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तो रोग को नष्ट करने का कार्य करता है ना। सुप्तावस्था को नष्ट करता है, मतलब सुप्तावस्था को मतलब पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि भोना पौधा रह गया है ना, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उसको सुप्तावस्था में नहीं जाने देता। एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है आदि कार्य। सूखे की स्थिति में मतलब जो रंध्र होते हैं ना, रंध्रों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्प के रूप में जल की हानि होना, वाष्प के रूप में जल की हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। तो ये क्या करता है, जब भी सूखे की स्थिति आती है, अगर लगातार वाष्पोत्सर्जन होता रहा तो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी, तो ये सूखे की स्थिति में क्या करता है, उन रंध्रों को बंद कर देता है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रुक जाती है। ओके, अब आता है अपना इथाइलिन, फलों के पकने में सहायक होता है। मैंने अभी पहले बताया था कि आपने इथाइलिन का नाम तो सुना ही है, क्योंकि अब इसका अधिकतर उपयोग फलों को पकाने में करते हैं। तनों के फूलने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है आदि कार्य। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाएगा तो फलों की संख्या भी बढ़ेगी। जितने अधिक मादा पुष्प होंगे उतने ही ज़्यादा फल होंगे। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया। हमारे 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे किस में पाए जाते हैं, ये पादप में पाए जाते हैं, और सभी हार्मोन्स का कार्य अलग अलग होता है। अब आते हैं हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर। हार्मोन्स क्या होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं, और एंजाइम किस पदार्थ के बने होते हैं, है ना। ये भी पूछा जाता है, ये बहुत सी बार पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। हार्मोन्स हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी मतलब जो शरीर के अंदर वाली ग्रंथियाँ होती, ऐसी ग्रंथियाँ जो शरीर के अंदर वाहिकाओं द्वारा हार्मोन का स्रावन करती, शरीर के अंदर नलिकाओं या वाहिकाओं द्वारा हार्मोन का स्रावन करती अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इनका वहन रुधिर के द्वारा होता है। वहन मतलब स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। ये उपापचय क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड और पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। ये क्या है, सारी प्रोटीन है, स्टेरॉइड, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। जब अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, अमीनो अम्ल क्या होता है भाई, अमीनो अम्ल प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आता है एंजाइम। ये भी कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बने हैं, जो बहिस्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो शरीर के बाहर अपने एंजाइम या का सिक्रेशन करती हैं, इनका वहन नलिकाओं द्वारा होता है। ये उपापचय क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब, ये जो उपापचय क्रिया, उत्प्रेरक का मतलब उनकी अभिक्रिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिससे कोई अभिक्रिया संपन्न हुई, अगर वो धीरे धीरे चल रही है तो उसमें उत्प्रेरक आके मिल जाएगा, तो वो प्रक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी। ये प्रोटीन होते हैं। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका वहीन ग्रंथियां होती हैं। इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इनमें नलिकाएं नहीं होती। गंतव्य तक वैसा वो स्थान जहाँ इन्हें पहुँचना है ना, गंतव्य वो स्थान जहाँ इन्हें पहुँचना है, वहाँ तक कौन पहुँचाता है, रुधिर पहुँचाता है। ये विशेष अंगों की उचित वृद्धि एवं और कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं।
बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव नलिकाओं को द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती, इनमें नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं होती, नलिकाओं के द्वारा एंजाइम या हार्मोन का स्राव शरीर के अंदर होता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन एंजाइम का स्राव रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। ये हार्मोन ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती हैं, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उससे स्रावित हार्मोन। देखो हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और कौन से ग्रंथि किस कार्य को कंट्रोल करती हैं, हम वही टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती हैं। यह मस्तिष्क में स्थित होती है और मटर के दाने के बराबर बड़ी होती हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये इससे निम्नलिखित हार्मोन का निष्कासन होता है। वृद्धि हार्मोन हमारी वृद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष ग्रंथि या इससे स्रावित हार्मोन वृद्धि, हम इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करती हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे ADH कहते हैं। ये वृक्क या किडनी द्वारा जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करती हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना है। ACFH ये कोर्टिसोन निर्माण के लिए अधिवृक्क कोर्टेक्स को उत्तेजित करता है। FSH ये एस्ट्रोजन स्रावन के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। और एस्ट्रोजन क्या है? एक लिंग हार्मोन है ना। थायरोक्सिन के स्रावन के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अब आती है अपनी थायराइड ग्रंथि, ये गले में स्थित होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन उपापचय तथा वृद्धि की दर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से गलगन रोग हो जाता है और अधिकता से भीमकायिकता रोग उत्पन्न हो जाता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है? ये अपने गले में उपस्थित होती है और इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है ना। थायरोक्सिन हार्मोन देखो इसकी कमी मतलब आयोडीन की कमी से, आयोडीन जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं ना तो हमारे थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन का निष्कासन करती है। पर जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे गलगन रोग उत्पन्न हो जाता है। आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन पूरी तरीके से निष्कासित या स्रावित नहीं होता है ना। और अगर बहुत ज़्यादा हम आयोडीन का सेवन करते हैं तो इस भीमकायिकता रोग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही चीज़ हमें लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब आता है अपना अग्नाशय। इसकी लेगरहेंस की दीपिकाओं के बीच कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो जब हमें किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है तो उसको किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं? इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इससे कोर्टिसोन का स्रावन होता है। कोर्टिसोन प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। अब आता है अंडाशय। ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है। तो मादा में लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और नर में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लास्ट है अपना वर्षण, ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन नर लक्षणों का विकास करता है। तो ये हमारी सारी ग्रंथियां थी जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा 7 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज अगले वीडियो में हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।